नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कायरोस यूपीएससी। राइट टाइम एट द राइट मोमेंट। तो चलिए आज एक बार फिर से शुरुआत करते हैं हमारे डेली यूपीएससी के एमसीक्यूज़ की। ठीक है, चलिए सबसे पहला एमसीक्यू आपको पूछ रहा है फांगोंग कोन्याक। माफ़ कीजिएगा अगर मैं इनका प्रोनाउंसिएशन गलत तरीके से कर रहा हूँ। आपको बताना है फांगोंग कोन्याक जो है यह आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कौन से स्टेट या यूटी में से। चलिए आपको बताना है क्या अरुणाचल प्रदेश से है, सिक्किम से है, नागालैंड से है या फिर मणिपुर से। चलिए क्या होगा आंसर। अब इस सेंटेंस का आंसर आपको एग्जैक्ट नहीं पता है, फिर भी आप थोड़ा बहुत गेस वर्क कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा जियोग्राफी में कि कोन्याक नाम की एक ट्राइब नॉर्थ ईस्ट में है। लेकिन सर उससे तो कोई भी आंसर सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि चारों के चारों आंसर कहाँ का दिए हैं, नॉर्थ ईस्ट के दिए। लेकिन जब भी आप जियोग्राफी में अगर डिटेल से स्टडी किया होंगे तो वहाँ पे पता चला होगा कि कोन्याक नाम की एक ट्राइब होती है जो कि कहाँ की है, नागालैंड की है। तो फांगनोंग जो कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो भी कहाँ से है, नागालैंड से है। चलिए सर जी यूपीएससी कब से ऐसा एग्जाम्पल या कब से ऐसा नाम पूछने लगी है कि यह एमपी कहाँ का है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि यूपीएससी कभी पर्सन ओरिएंटेड सवाल नहीं पूछ रही है, लेकिन हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं यह प्रिपरेशन हमारी यूपीएससी के साथ साथ स्टेट पीसीएस के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यह जो महिला है, यह जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वह इतने इम्पोर्टेंट है जिसके बारे में हम अगले स्लाइड में देखेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि करंट में ऐसा भी कुछ चल रहा है। अगर इस चीज़ से आप वाकिफ नहीं हो तो आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन अभी आधी है। ठीक है, तो उसको फिलअप करने के लिए ही हम डेली वीडियोस लेके आते हैं। देखिए अभी क्या हुआ है कि फेंगरोंग जो कोन्याक है वो महिला है, इन्होंने एक हिस्ट्री का निर्माण किया है। कैसे कि वो फर्स्ट फीमेल रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम नागालैंड टू एज्यूम द पोजीशन ऑफ राज्यसभा चेयरपर्सन। जी हाँ, यह एक प्रथम महिला सांसद बने कि जिन्होंने नागालैंड की तरफ से प्रथम बार राज्यसभा के चेयरमैन पद पे बैठे हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब आपको पता होगा कि सर जी राज्यसभा में तो दो लोग होते हैं, एक तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, और एक हमारे डेप्यूटी स्पीकर होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं। तो यह महिला कौन है? क्या वाइस प्रेसिडेंट तो है नहीं, वाइस प्रेसिडेंट तो हमारे कौन है, जगदीप धनखड़ है। और डेप्यूटी चेयरमैन भी है नहीं, क्योंकि वहां पे भी हमारे कौन है, हरिवंश जी है। तो सर जी यहाँ पे कौन बैठे हैं, यह महिला कौन सी सीट पे बैठेंगे? तो देखिए क्या होता है कि राज्यसभा में जो भी कार्यवाही होती है यह चेयरमैन हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ साहब ही करते हैं। अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो डेप्यूटी चेयरमैन यानी कि हरिवंश जी जो बैठे हैं वह करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट का आप क्या करते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन करते हैं, और जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं। ठीक है, डेप्यूटी चेयरमैन जो होते हैं यह डेप्यूटी चेयरमैन की सीट उन्हीं के मेंबर्स के थ्रू वोटिंग करवा के फिलअप की जाती है। अब उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि यह दो में से कोई भी एक प्रेजेंट नहीं होते। उस टाइम पे क्या होता है कि वाइस प्रेसिडेंट पूरी एक पैनल को नॉमिनेट करते हैं, और उस पैनल के जो भी मेंबर्स होते हैं वो टर्न बाय टर्न एक के बाद एक राज्यसभा के चेयरपर्सन पे बैठेंगे। तो ऐसे ही पहली बार हुआ है कि नागालैंड की कोई महिला ने, नागालैंड की कोई रिप्रेजेंटेटिव ने इस पोस्ट पे बैठे हैं। ठीक है, चलिए ये था एमसीक्यूज, आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए हमने इसको करंट के सेक्शन में ऐड किया है। चलिए चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। आपको बताना है विथ रेफरेंस टू हेपेटाइटिस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या बताना है आपको, बताना है इनमें से कितने सेंटेंस सही है। पहला, इट इज एन बैक्टीरियल डिसीज दैट मेनली अफेक्ट्स द लीवर।
सर जी यह लीवर को तो अफेक्ट कर रहा है बहुत बुरी तरीके से, लेकिन यह बैक्टीरियल नहीं है। क्योंकि आपको पता होगा हेपेटाइटिस के साथ एक नाम लिया जाता है, क्या? वीरू सहस्त्रबुद्धि। नहीं जी, वायरस। ठीक है, वायरस का नाम लिया जाता है हेपेटाइटिस वायरस। तो यह किससे फैलता होगा? यह फैलता है वायरस से, ना कि बैक्टीरिया से। तो पहला सेंटेंस हमारा गलत हुआ। दूसरा, इट कैन नॉट बी, क्या लिखा है? कैन नॉट बी स्प्रेड थ्रू कॉन्टेक्ट विथ फूड और वाटर। अच्छा, मतलब दुनिया की ऐसी स्टडी की गई है कि भैया ये कहीं से भी घुस ही नहीं सकता है हमारे बॉडी में। ये बात तो बिल्कुल गलत है। यह HIV तो जैसा है नहीं कि भैया HIV जो है, यह HIV सिर्फ और सिर्फ आपके सेक्सुअल या ब्लड ट्रांसफर के थ्रू ही हो सकता है, ऐसा तो कुछ है नहीं। लेकिन यहाँ पे कैन नॉट लिखने के साथ साथ ये गलत कर दिया, क्योंकि हेपेटाइटिस के जो भी बहुत सारे प्रकार होते हैं उनमें से कुछ ऐसे टाइप्स होते हैं जो कि हमारे फूड और वाटर के थ्रू बॉडी में स्प्रेड हो सकते हैं। तो दूसरा सेंटेंस भी हमारा यहाँ पे गलत है। तीसरा सेंटेंस, देयर इज वैक्सीनेशन फॉर हेपेटाइटिस A, D, E बट नॉट फॉर B and C। नहीं, ये भी गलत है। क्यों गलत है? बताओ। जी हाँ, आपको पता होगा हेपेटाइटिस के B का इंजेक्शन सबको दिया जाता है। हालांकि C का हमारे पास वैक्सीन नहीं है। मतलब C अगर होता अकेला तो यह सेंटेंस सही था, लेकिन उन्होंने क्या लिख दिया है? B लिख दिया है। तो B हमारा गलत हो जाएगा। तो B गलत हुआ तो तीसरा सेंटेंस भी गलत हुआ। और 1, 2, 3 तीनों में से कोई भी सही नहीं है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन D, यानी कि नन। क्या होगा? ऑप्शन D, नन होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यह न्यूज़ में क्यों था। तो आपको पता होगा कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ऑब्जर्व किया जाता है जुलाई 28 को। ठीक है, और यह किसको अफेक्ट करता है? यह लीवर को अफेक्ट करता है। और जो आपको पता था कि हमारा जो दूसरा वाला सेंटेंस था कि हेपेटाइटिस A और हेपेटाइटिस E जो होते हैं यह स्प्रेड थ्रू कॉन्टेक्ट विथ फूड और वाटर। ठीक है, तो अगर किसी को हेपेटाइटिस हुआ है तो उसके साथ आपको क्या नहीं करना है? उसके साथ आपको वाटर और फूड शेयर नहीं करना है। ठीक है, चलिए एक और चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारा तीसरा सेंटेंस था हेपेटाइटिस B की हमें क्या है? वैक्सीनेशन है। हालांकि हमारे पास C की वैक्सीनेशन नहीं है। ठीक है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन वर्ल्ड की जियोग्राफी में करंट सेक्शन से उठाया हुआ है कि आपको क्या करना है? इंडियन ओशन के जो भी आइलैंड है उनको नॉर्थ टू साउथ लगाना है भैया, ऊपर से नीचे लगाना है। ठीक है, लिखा है सेशेल्स, मॉरिशस, कोकोस, रीयूनियन आइलैंड। चलिए बताइए। अब आपको इतना तो पता है कि सर ये इंडियन ओशन के हैं, लेकिन भैया क्वेश्चन की डिमांड कुछ और है। उन्होंने बता दिया है कि इंडियन ओशन में ही है सब। अब आप सबको इतना तो पता होगा ही होगा कि सबसे पहले क्या आएगा? सेशेल्स आएगा। जी हाँ, सबसे पहले सेशेल्स आता है। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद सर मॉरिशस आता है। ये बात भी सही है। उसके बाद क्या आता है? तो सबसे लास्ट में फ्रांस की टेरिटरी है, रीयूनियन आती है। लेकिन सर जी हमें ये नहीं पता है कि कोकोस आइलैंड कहाँ पे आता है। अभी हम देखेंगे मैप में, आपको पता चल जाएगा। लेकिन आपको पता होगा क्योंकि ये जो सेक्शन है वो हमारे इंडियन ओशन के वेस्टर्न पार्ट की ओर आते हैं, जबकि जो कोकोस आइलैंड है यह कोकोस आइलैंड हमारे इंडियन ओशन के ईस्टर्न साइड की ओर आते हैं। तो इनका और इनका आपको पता होगा नहीं, हालांकि आप याद किए होंगे एक साइड पे। ठीक है, तो आपको बता दूं कि जो 3 नंबर है वो यहाँ पे आता है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन A, यानी कि पहले आएगा सेशेल्स, उसके बाद आएगा कोकोस आइलैंड, उसके बाद आएगा मॉरिशस और उसके बाद आएगा रीयूनियन आइलैंड। ठीक है, ऑप्शन A हमारा सही आंसर है। अब देख लेते हैं कि यह रीयूनियन आइलैंड और कोकोस आइलैंड इन सब क्यों न्यूज़ में था। तो इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स ने अभी क्या किया हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया के कोकोस आइलैंड को विजिट किया है और उनको मिलिट्री रीच और इंटर ऑपरेबिलिटी विद ऑस्ट्रेलिया, बोस्टरिंग सर्वेलेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम चौक पॉइंट इन द रीजन। ठीक है, तो यह हमारी डेली की प्रैक्टिस होती है कि हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिल के कुछ काम करने के लिए, कौन सा काम? मिलिट्री रीच और इंटरऑपरेबिलिटी के लिए हमारे जो जहाज थे, हमारी जो नेवी और जहाज दोनों थे, एयरफोर्स, उन्होंने कोकोस आइलैंड को विजिट किया है।
ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए एक बार मैप में देख लेते हैं कि कौन सा आइलैंड कहाँ पे आया है और आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यह आया है सेशेल्स। ठीक है, उसके बाद आया है नीचे मॉरिशस, उसके बाद लास्ट में आया है आपका रीयूनियन आइलैंड। लेकिन इन बिटवीन कहीं पे आया है क्या, ये कोकोस आइलैंड। ठीक है, और यह जो कोकोस आइलैंड है यह ऑस्ट्रेलिया की मालिकानी है। ठीक है, ये आपका आ गया अफ्रीका, ये आ गया हमारा इंडिया, ये आ गया आपका तिब्बत। जी हाँ, चाइना वाले बोलेंगे सर जी ये तिब्बत नहीं चाइना है। अरे भैया पहले तो तिब्बत था ना। चलिए, तो ये था आपका इंडियन ओशन। आप और भी मैपिंग इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके देख सकते हो। ठीक है, चलो अब आपको बताना है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के बारे में। ठीक है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के बारे में आपको बताना है कौन सा सेंटेंस क्या है करेक्ट है। करेक्ट सेंटेंस कौन सा है वो बताना है। पहला, इट इज अ सेट ऑफ इमरजेंसी मेजर्स दैट किक इन टू प्रिवेंट फर्दर डिटेरियोरेशन ऑफ एयर क्वालिटी वंस इट रीच अ सर्टेन थ्रेशोल्ड इन दिल्ली एनसीआर रीजन। दूसरा, इट कैटेगराइज द एयर क्वालिटी इनटू 5 पैरामीटर्स बेस्ड ऑन विच द प्लान किक्स इन। ठीक है, चलो सबसे पहला बता रहा है कि यह इमरजेंसी जैसी सिचुएशन होती है तो यह ऑटोमेटिक अपने आप यह अमल में आ जाएगा। ठीक है, और कहाँ पे आएगा, ये दिल्ली एनसीआर के रीजन में इसके लिए बनाया हुआ है, तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, इट कैटेगराइज 5 पैरामीटर्स, मतलब एयर क्वालिटी के 5 प्रकार के बेस पे उसको कैटेगरी दिया गया है। तो यहाँ पे आपको फैक्चुअल नॉलेज पता होना चाहिए कि सर जी 5 नहीं है, कितने हैं, 4 है। तो दूसरा सेंटेंस हमारा गलत हुआ, पहला सेंटेंस हमारा सही था। तो हमें पूछा है सही सेंटेंस, सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि ओनली ए। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं थोड़ा कि यह क्यों न्यूज़ में था। तो रिसेंटली क्या हुआ है, हमारे जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के कमीशन है उन्होंने एनसीआर और उनके एडजॉइनिंग एरिया में अनाउंस किया है कि हम ग्रेडेड रिस्पॉन्स प्लान को क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, और यह फोर्स में आएगा कब से, 1 अक्टूबर 2023 को। ठीक है, 1 अक्टूबर 2023 को पूरे एनसीआर रीजन में ये लागू हो जाएगा। और इसको कैटेगराइज किया गया है 4 स्टेज में। पहला स्टेज है पुअर, जहाँ पे एयर क्वालिटी आपकी होगी 201 से 300 के बीच में। दूसरा स्टेज है वेरी पुअर, जहाँ पे 301 से 400। तीसरा स्टेज है सीवियर, 401 से 450। और चौथा स्टेप है सीवियर प्लस, यानी कि 450 से प्लस अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स शो हो रहा है तो। ठीक है, हालांकि हालात देखते हुए हम ऐसा पिछले साल के हिसाब से रिकॉर्ड कह सकते हैं कि भैया ये ज़्यादातर कौन से स्टेज पे रहेगा, स्टेज 4 के आसपास ही रहने वाला है। चलिए चलते हैं हम हमारे आज के स्टैटिक के आखिरी क्वेश्चन की ओर, करंट के आखिरी क्वेश्चन की ओर। आपको पूछ रहा है, इन द रिसेंटली न्यूज नाइजर, अ कंट्री इन सेंट्रल अफ्रीका, कॉट द इंटरनेशनल अटेंशन ड्यू टू। चलिए, अभी इंटरनेशनल मार्केट में नाइजर नाम का एक कंट्री जो कि कहाँ का है, सेंट्रल अफ्रीका का है, यह बहुत ही न्यूज़ में था। किसके लिए? ऑप्शन है पॉलिटिकल कू के लिए, ऑप्शन बी है वॉर विथ नेबरिंग कंट्रीज के लिए, ऑप्शन सी है फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, या ऑप्शन डी है क्लाइमेट रेफ्यूजी क्राइसिस के लिए। तो आपको पता होगा कि अभी नाइजर में क्या हुआ है, पॉलिटिकल कू हो चुका है। तो ऑप्शन ए जो है, यह ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, अब उसके बारे में थोड़ी सी थियरी हम पढ़ ले तो क्या हुआ है कि 2 days आफ्टर म्यूटिनियस सोल्जर्स आउटस्टेड नाइजर्स डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट, इट वाज स्टिल अनक्लियर फ्राइडे मॉर्निंग हु वाज रनिंग द कंट्री। भैया ऐसी हालत हो चुकी है कि पता ही नहीं है कि देश कौन चला रहा है। ठीक है, मीडिएशन एफर्ट्स वर अंडरवे एज एनालिसिस वार्न दैट पॉलिटिकल चाओस एंड कुड सेट बैक द फाइट इन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप विद इंक्रीज रशियाज इन्फ्लुएंस इन द रीजन। चलिए, इतना थोड़ा बहुत न्यूज़ आपको पता चलना चाहिए कि कौन से देश में क्या चल रहा है। अब नाइजर की लोकेशन देख लेते हैं। यह है आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट।
अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ऊपर है मेडिटेरियन सी, इस साइड पे है रेड सी, इस साइड पे है इंडियन ओशन। सबसे बड़ा लेक हमें याद होना चाहिए लेक विक्टोरिया, और यहाँ पे आ गया आपका एटलांटिक ओशन। ठीक है, साउथ में वेस्टर्न साउथ वाले पार्ट में आ जाएगा साउथ एटलांटिक ओशन, और ऊपर आ जाएगा नॉर्थ एटलांटिक पोर्शन। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, ये जो ग्रीनविच मीन टाइम है ये प्राइम मेरिडियन टाइम है। ठीक है, हाँ। उसके बाद में यहाँ पे आते हैं 0 डिग्री यानी कि इक्वेटर जाती है, 23.5 नॉर्थ मतलब आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन जाती है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की लाइन जाती है। ठीक है, तो यह आपको पता होना चाहिए। और इनका जो भी ये सेंट्रल वाला पोर्शन है, उनमें से नाइजर नाम का एक देश अभी न्यूज़ में था ड्यू टू पॉलिटिकल रीजन। ठीक है, देखिए नाइजर का थोड़ा सा डिटेल में भी हम ला के आपके सामने रखे हुए हैं कि नाइजर के आसपास कौन से कंट्रीज है, यह आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी में आस्क दैट प्लीज डिस्क्राइब अस और प्लीज चूज द नेबर्स ऑफ नाइजर विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज़। तो आपको पता होना चाहिए कि उसके साइड पे अल्जीरिया है, माली है, बुर्किना फासो है, बेनिन है, नाइजेरिया है। देखिए ये नाइजर है और ये नाइजेरिया है। ठीक है, नाइजर जो है ये रहा नाइजर, देखिए यहाँ पे छोटे वाले मैप में दिख रहा होगा। यह नाइजर ये जो है यह नाइजेरिया को सी एक्सेस है। ठीक है, लेकिन नाइजर को सी एक्सेस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका लेक चड आ गया, ये चेड नाम का कंट्री आ गया, ऊपर आ गया लीबिया। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़े बहुत प्लेट्यू आपको पता होना चाहिए, जाडोजा प्लेट्यू। ठीक है, उसके बाद आपको कौतुस हिल पता होना चाहिए, और एक जो बोसोवाड़ी जो करके एक छोटी सी नदी पसार होती है, यह आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, देखिए यूपीएससी वर्ल्ड मैपिंग के क्वेश्चन कहाँ से निकालती है, तो जो भी चीज़ जो भी कंट्री न्यूज़ में रहती है वहीं से निकालती है। तो आपको इतना अवेयर होना चाहिए। चलिए ये थे हमारे स्टैटिक क्वेश्चन, करंट वाले क्वेश्चन। अब हम चलते हैं स्टैटिक की ओर। पहला एमसीक्यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीन वॉशिंग। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा लाइन बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है ग्रीन वॉशिंग को। ऑप्शन ए, कन्वेइंग अ फॉल्स इंप्रेशन दैट अ कंपनीज प्रोडक्ट्स आर इको फ्रेंडली एंड एनवायरमेंटली साउंड। ऑप्शन बी, नॉन इंक्लूजन ऑफ इकोलॉजिकल एनवायरमेंट कॉस्ट इन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अ कंट्री। ऑप्शन सी, इग्नोरिंग द डिजास्ट्रियस इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस व्हाइल अंडरटेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। और ऑप्शन डी है, मेकिंग मैंडेटरी प्रोविजंस फॉर एनवायरमेंटल कॉस्ट इन अ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट प्रोग्राम। तो सबको पता होगा, यह हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया हुआ है कि इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऐसी हमें गलत माहिती देते हैं लोगों को कि भैया हमारी कंपनी का जो भी प्रोडक्ट है यह प्रोडक्ट कैसा है, इको फ्रेंडली है, हालांकि होता नहीं है। इसको हम क्या कहते हैं, एनवायरमेंटली साउंड है, एनवायरमेंटली अच्छा है, लेकिन एनवायरमेंट के लिए क्या है, बैड है। उसने क्या किया हुआ है, पॉल्यूशन क्रिएट करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ये सबको पता है, और इसी को कहा जाता है क्या, ग्रीन वॉशिंग कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द पोलर कोड। चलिए अभी कुछ पोलर कोड करके करंट में था, 2022 का करंट अफेयर में न्यूज़ में था, 2023 में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए इट इज़ अ इंटरनेशनल कोड ऑफ सेफ्टी फॉर शिप्स ऑपरेटिंग इन पोलर वाटर्स। दूसरा, इट इज़ अ एग्रीमेंट ऑफ द कंट्रीज अराउंड द नॉर्थ पोल रिगार्डिंग द डिमार्केशन ऑफ देयर टेरिटरीज इन द पोलर रीजन। It is a set of norms to be followed by the countries whose scientists undertake research studies in the North Pole and South Pole. और ऑप्शन डी, it is a trade and security agreement of the member countries of the Arctic Council. ठीक है, देखिए यूपीएससी के जो भी सवाल होते हैं वह हमें ज़्यादा टफ नहीं लगता है, लेकिन उनके जो ऑप्शंस होते हैं वो हमारे क्वेश्चन को ज़्यादा टफ करते हैं, इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे पोलर कोड के बारे में हमें पूछा है, और चारों की चारों जो लाइन है यह पोलर कोड के बारे में ही बता रही है। मतलब चारों की चारों जो सेंटेंस हमारे सामने ऑप्शंस है यह पोलर के रिगार्डिंग ही है, लेकिन उनमें से जो सही है और जो बेस्ट आंसर है वो ये आपके पोलर वाटर्स के ऊपर जो भी शिप ऑपरेट होती है उसके रिगार्डिंग एक क्या है, इंटरनेशनल कोड बनाया हुआ है।
इसी को कहते हैं पोलर कोड। ठीक है, चलिए आपको मुझे इतना बता है कि इसका इंडिया पार्ट है कि नहीं है। ठीक है, इंडिया पोलर कोड का पार्ट है कि नहीं है, यह आपको बताना है। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। With reference to the tea board in India, consider the following statement. The tea board is a statutory body. It is a regulatory body attached to the Ministry of Agriculture. The tea board head office is situated in Bangalore, or the tea board overseas office is Dubai and Moscow. ठीक है, आपको बताना इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो भी स्टेच्यूटरी बॉडी होती है यह किसी एक्ट के थ्रू बनी होती है। ठीक है, तो टी बोर्ड जो है, यह टी बोर्ड आपको पता होगा कि 1953 के टी एक्ट के थ्रू बने हुई है। तो पहला सेंटेंस सही है। दूसरा, इट इज़ एन रेगुलेटरी बॉडी टू अटैच टू मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, नहीं, यह काम कौन करता है, अभी यह कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। तो दूसरा हमारा गलत है। अब जैसे ही आप पहला सही करोगे दूसरा गलत करोगे तो आपका सी चला जाएगा, क्यों, क्योंकि उसमें पहला नहीं है। आपका बी चला जाएगा, क्यों, क्योंकि उसमें पहला नहीं है और दूसरा है। चलिए आपको बता है अभी या तो 3 सही होगा या तो 4 सही होगा। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं, इसकी हेड ऑफिस कहाँ पे है, बेंगलोर में है। भैया बेंगलोर में क्यों कर रही है, बेंगलोर में क्या कर रही है। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा चाय कहाँ पे हमारे बनती है, आसाम में बनती है, तो उसके नज़दीक ही होगा। तो आपको पता होगा कि यह बेंगलोर नहीं है, यह क्या है, कोलकाता है। तो तीसरा सेंटेंस भी हमारा गलत है। तो 3 1 नंबर में है, तो ऑप्शन ए भी गया। सही आंसर क्या आ गया हमारा, ऑप्शन डी, 1 और 4। ठीक है, चलो चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। आपको बताना है, विथ रेफरेंस टू द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द यूएन जनरल असेंबली कैन ग्रांट ऑब्जर्व स्टेटस टू नॉन मेंबर स्टेट्स। दूसरा, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कैन सीक ऑब्जर्वर स्टेटस इन द यूएन जनरल असेंबली, और परमानेंट ऑब्जर्वर इन द यूएन जनरल असेंबली कैन मेंटेन मिशन एट द यूएन हेडक्वार्टर्स। चलिए आपको बताने हैं कौन से सेंटेंस सही है। तो भैया यहाँ पे तीनों के तीनों सेंटेंस कैसे है, सही है। अगर यूएन जनरल असेंबली ने चाहा तो यह किसी को भी ऑब्जर्वर स्टेटस का टैग दे सकते हैं, चाहे वह कैसा मेंबर हो सकता है, नॉन मेंबर भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कैन सीक ऑब्जर्वर स्टेटस इन द यूएन जनरल असेंबली। बिल्कुल, अगर आपकी कोई इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है तो यह भी आपके यूएन जनरल असेंबली में बैठती है। तीसरा, परमानेंट ऑब्जर्वर इन द यूएन असेंबली कैन मेंटेन मिशन एट द यूएन हेडक्वार्टर। ये बात भी बिल्कुल सही है, परमानेंट ऑब्जर्वर मेंबर भी यह काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों के तीनों सही है और सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि 1 2 और 3। क्या आ जाएगा, 1 2 और 3। चलिए ये थे हमारे आज के यूपीएससी के एमसीक्यूज, और हम मिलते रहेंगे ऐसे ही हर रोज़ हर एक दिन आपके साथ। तब तक के लिए आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी प्रिपरेशन में बूस्ट बनाते रहें। ठीक है, चलिए, थैंक यू।